चलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से जेईई मेंस में नीट में क्वेश्चन आना मस्ट है। और आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पक्का पाते हैं और क्वेश्चन इजी रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिलेटिवली ऑर्गेनिक और फिजिकल से इजी आते हैं। फिजिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल में हम लोग जब नए वीडियो जाएंगे तो देखेंगे हम लोग। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और हम लोग जब 12th क्लास में होते हैं तो वहाँ पर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब पढ़े रहते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि आप डी ब्लॉक पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, उसके क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी, एलिमेंट्स आप समझते होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ये बहुत सारी बातें आपको पहले से थोड़ा सा आना चाहिए। बट हम सब डिस्कस करने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चूंकि आप टारगेट के स्टूडेंट हैं तो टारगेट के स्टूडेंट में अब ऐसा नहीं होता है कि आपको ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती है। हम बेसिक लेवल से टॉप मोस्ट तक ले चलेंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये वीडियो हम लोग इस महामारी के क्या डेवलप होने के कारण ये डिस्कस किया जा रहा है। तो एक एक करके हम लोग जो चीज़ें वीडियो में आ सकती हैं, जैसे जैसे हम लाएंगे वैसे वैसे हम आपको अपलोड करते जाएंगे और आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, शायद कंप्लीट भी ना हो पाए। इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड की स्टडी करनी है, हमको कंपाउंड की स्टडी करनी है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे यहाँ सिलेबस में क्या क्या है, कितने कंटेंट हैं। अच्छा, वो सारे कंटेंट हम समराइज वे में दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेक्चर की सीरीज इसमें बनने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये। जब आप 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो आपके 7-8 लेक्चर हो जाते हैं। तो यहाँ तो वीडियो थोड़ा सा कम ही आवर्स के बनने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? एक तो हम लोग पढ़ते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। और वैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि इक्विलिब्रियम में सॉल्ट पढ़ चुके होते हैं, तो यहाँ बहुत सॉल्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, हम लोग इस चैप्टर का टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं पर्टिकुलर कि टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जाए, नहीं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आगे के सभी क्वेश्चन से कोरिलेट होगा। जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं सीख पाएंगे तब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे और टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में याद आ रहा होगा, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऑर्गेनिक में तो आप पढ़ा चुके हो, सर इनऑर्गेनिक में आप पढ़ा चुके हो। तो इनऑर्गेनिक में कहाँ पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है आपको? बताइए जरा। देखो भूल रहे हैं सब लोग। इनऑर्गेनिक में हम लोग जब पढ़े थे, जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, कई सारी कंट्रीज एक ही एलिमेंट को डिस्कवर्ड होने लगी। ठीक है, तो कहा गया कि वहाँ पर जब एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ पे हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया था, जिसको हम लोगों ने बोला था IUPAC। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ ऑर्गेनिक में। क्या, जब बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के डेवलप हो गए तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने एक सबसे बेस्ट सिस्टम जो निकाला वो IUPAC निकाला।
ठीक उसी तरह से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। तो हम लोग सॉल्ट पढ़ लेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। अच्छा, नॉमेनक्लेचर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर के साथ साथ हम देखेंगे कि आपको फॉर्मूला देगा, कहेगा नॉमेनक्लेचर देगा, कहेगा फार्मूला बनाओ, तो नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। अच्छा, कौन सा नॉमेनक्लेचर है? IUPAC हम लोगों को पढ़ना है। चौथे पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथे पॉइंट में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में आप क्या पाएंगे? बहुत सारी थ्योरीज हैं और कुछ थ्योरीज हम लोग पढ़े भी हैं। जैसे इसमें एक थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी आएगी। दूसरी थ्योरी क्या आएगी? दूसरी थ्योरी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। वर्नर्स थ्योरी के बाद पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फिर तीसरी थ्योरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और एक और आप पढ़ते हो लिगैंड फील्ड थ्योरी, या इसी को हम लोग कभी कभी मॉड भी कह देते हैं। वैसे ये थ्योरीज हमको पढ़नी ही है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है और ये डिटेल में पढ़नी है। लिगैंड फील्ड थ्योरी बड़े क्लास में आता है, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सिडविक की थ्योरी पढ़ेंगे और सिडविक की थ्योरी में वो हम लोग नोबेल गैस कॉन्सेप्ट वाला पढ़ेंगे। तो वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं उसको WT कहते हो आप, इसको BBT कहते हो आप, इसको CFT कहते हो आप, CFT, ये इसको LFT कहते हो और LFT, ये तो हम लोग ये पढ़ लेंगे चौथे पॉइंट में। अब ये थ्योरी जब आप ख़त्म कर लेंगे तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर पांचवें पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पांचवें पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, पांचवें पॉइंट में ही हम लोग पढ़ लेंगे क्या? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में आप कहोगे सर आइसोमेरिज्म तो आप पढ़ा चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ना है। 6 पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 6 पॉइंट्स में हम लोग और पढ़ लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ लेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ लेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ लेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ लेंगे। और यहीं पर कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल्स ये पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस भी पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन 8वीं में हम लोग पढ़ लेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं सिलेबस को समराइज कर दिया है, बट इसमें सारे टर्म हमारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख लीजिए सॉल्ट, टर्मिनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनिल्स, और बॉन्डिंग में वर्नर्स थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
और लिगैंड फील्ड थ्योरी, ये सब हम लोगों को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पूरा सारे लेक्चर्स इसके पढ़ेंगे, आप दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन निकलने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ लेते हैं सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट में क्या पढ़ना है जरा देखते हैं। सॉल्ट में क्या पढ़ना है? सॉल्ट में यस, सॉल्ट तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट होता है, मिक्स सॉल्ट होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए थे। बट हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ना है, वहीं से हम चलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो सॉल्ट आप डिफाइन कर सकते थे। एक था आपका, जानते ही आप, नॉर्मल सॉल्ट, एक था मिक्स सॉल्ट, एक था आपके यहाँ डबल सॉल्ट, और एक सॉल्ट और था जिसको आप कहते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। डबल सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डबल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में आप जानते ही हो, NaCl KCl हो गया। मिक्स सॉल्ट में मोर देन वन कैटायंस हो जाए या मोर देन वन एनायंस हो जाए, तो उनको हम कह सकते हैं क्या, मिक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है भाई, जरा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। डबल सॉल्ट वेरी सिंपल, आप कहिए कि ऐसे सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट से मिलके बने हों या दो नॉर्मल सॉल्ट से मिलके बने हों ना। तो सबसे पहले तो आप डबल लिखा हुआ है, ये मेड अप ऑफ फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट। टू सिंपल सॉल्ट, जो जब दो सिंपल सॉल्ट को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, डबल सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सॉल्ट में जैसे, अच्छा डबल सॉल्ट के एग्जांपल के लिए हम आपसे कह दें, ये मेड अप ऑफ फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट। कोई दो सिंपल सॉल्ट ले लीजिए, एल्युमिनियम का सल्फेट ले लीजिए, पोटेशियम का सल्फेट ले लीजिए, ये सब नॉर्मल सॉल्ट में आते हैं या सिंपल सॉल्ट में आते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप क्या कहिए, मेड अप ऑफ फ्रॉम टू सिंपल सॉल्ट। अब दूसरा पॉइंट आप क्या कह रहे हो, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हो कि जब भी इनको आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो ये क्या करते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, अपने आयंस में ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं ना। तो वेरी सिंपल, व्हेन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज वाटर ले लीजिए, देन दे dissociates into their ions, अपने आयंस में ये डिसोसिएट कर जाते हैं। आप देखेंगे ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे क्या कहते हैं, और पॉइंट कहा जाता है कि जब इनको आप वाटर में आपने डाल दिया, वाटर के पहले ये सॉलिड स्टेट में थे, सॉल्ट हैं, ज़्यादातर सॉल्ट आप जानते ही हो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो जब इनको आपने वाटर में डाल दिया या सॉल्वेंट में डाल दिया तो आप देखेंगे क्या कि ये सॉल्ट जो होंगे अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे, और जब आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगे तो उसमें जितने आयंस होंगे सब के हमको टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम लैब में जा कर के पता कर सकते हैं कि वो सभी अपने अपने टेस्ट दे सकते हैं ना। तो कहा जाता है
और जब वो अपने आयंस में टूट गए तो उनकी जो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी थी वो तो डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो उस समय हम क्या कहते हैं, उस समय हम ये कहते हैं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी एक्वस फेज में जाने पर या सॉल्यूशन फेज में जाने पर डिकम्पोज कर देते हैं या डिसोसिएट करा देते हैं या लूज कर देते हैं। तो वेरी सिंपल, ongoing in liquid phase, or solution phase loses their identity लूज कर देते हैं वो। ongoing in liquid phase और solution phase loses their identity, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी जो पहचान होती है, ये खो देते हैं। ये एक सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं डबल सॉल्ट को लेकर के। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं आपके पास, जैसे आपसे कहा जाता है एलम्स जो हैं, सभी के सभी जो एलम्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आप जानते ही हो, सब के सब डबल सॉल्ट होते हैं। और जो अगर कभी एलम्स कहा जाए तो उसमें एक ही एलम की नाम आती है, वो होता है पोटास एलम। तो आप क्या कहते हो, फार्मूला बताएं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब ये एक सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट है, ये एक सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट को जब हमने ऐड कर दिया तो एलम्स दैट इज डबल सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप मोर सॉल्ट भी कहते हो। मोर सॉल्ट में क्या बोलते थे आप, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, और फिर आप क्या कहते हो जरा बताइए, 7H2O क्रिस्टलाइन वाटर रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे FeSO4 एक सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट है। इन दोनों सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट को हमने ऐड किया तो डबल सॉल्ट बन गया। चलो, इसी तरह से आप और भी जानते हैं, कार्नेलाइट होता है, आगे हम लोग पढ़ते थे, कार्नालाइट या कार्नेलाइट, बताएं जरा, KCl MgCl2 डॉट 6H2O। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं ये डबल सॉल्ट हैं। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, बट आप पहचानेंगे कैसे, दो नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट का मिक्सचर जो होगा, एडिशन जो होगा, वही आपको दे देगा डबल सॉल्ट। ठीक है, अब डबल सॉल्ट को लेकर के हम और बातें करें तो उसमें आप क्या पाएंगे, इसको और समझा जाए। क्या किया जाए कि हमने एक कंटेनर ले लिया और इसमें वाटर आप भरे हुए ये और इसमें आपने डाल दिया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट आप डाल दिए, डबल सॉल्ट में आप मान लीजिए ये ले लेते हैं KCl MgCl2 वाटर, ये KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट आपने डाल दिया। तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे जैसे ही ये सॉल्वेंट है और ये डबल सॉल्ट है, तो जब सॉल्वेंट और सॉल्ट आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब जब आप सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या मिलने वाला है, K+ मिल जाएगा, Mg2+ मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा और वाटर। ये तो इन सब के टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, K+ का टेस्ट, Mg2+ का टेस्ट और Cl- का, ये सब के सब जब आप सॉल्यूशन से इनके टेस्ट करेंगे तो ये सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे, पॉजिटिव टेस्ट। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारे डबल सॉल्ट क्या होते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं ज़रा बताइए आप। ऐसे सॉल्ट जो दो नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट से मिल के बने हों उनको हम कहते हैं क्या, डबल सॉल्ट। जिनको वाटर में डालने पर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं उनको हम कह देते हैं
डबल सॉल्ट। और फिर कहा जाता है कि ये डबल सॉल्ट जो होते हैं, जितने आयंस उसमें बन सकते हैं, सब के पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, सब अपनी अपनी टेस्ट देने लगते हैं। ये अपना टेस्ट देता है, ये अपना टेस्ट देता है, ये अपना टेस्ट देता है। तो जब सब अपने अपने टेस्ट देने लगते हैं तो पता लगा कि उसकी जो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है। तो लूजेज देयर आइडेंटिटी ऑन गोइंग इन लिक्विड फेज। तो एलम्स हो गए, मोर सॉल्ट हो गया, कार्नलाइट हो गया, और बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं ना। चलिए, तो ये तो डबल सॉल्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है भाई, देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आप देखिए तो आप कह सकते हो कि इसमें आप जब देखेंगे, इसको जब आप पाएंगे, लैब करेंगे आप, तो डबल सॉल्ट से एकदम अलग। पहला क्या कि जैसे ही इनको आप वाटर में डालेंगे या इनको लिक्विड फेज में ले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो अपने आयंस में टूट नहीं रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो वेरी सिंपल, डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट ongoing in aqueous phase, do not dissociate ongoing in aqueous phase। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हो, दूसरा पॉइंट आप ये कह रहे हो when dissolve in water they retain their identity in solid as well as they retain their identity in solid as well as in aqueous phase। मतलब अपनी पहचान ये बनाए रखते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी कभी खोते नहीं हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो सीधे, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल ये K4FeCN6 ये होता है, K4FeCN6 ले सकते हो आप। इसी तरह से आप ले सकते हैं CONH3 का होल 6 Cl2, ये सब ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेस है। जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब आप देखोगे तो आप कहते हो कि सर जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये टूटता तो है, लेकिन आपको बताएं इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो इसके कारण आती है, कॉम्प्लेक्स के कारण। ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स ही है, और ये कभी डिसोसिएट नहीं होता। इस बेसिस पे इसको कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जैसे अब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स है किसके कारण, हमारा कॉम्प्लेक्स इसके कारण है, ठीक है। इसकी ये डिसोसिएट नहीं होता है तो इसके कारण हमको इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी मतलब क्या, ना तो कोबाल्ट की प्रॉपर्टी मिलेगी, ना अमोनिया की प्रॉपर्टी मिलेगी। हमको प्रॉपर्टी किसके मिलेगी, Cl आयन की मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको पोटेशियम की मिलेगी, आयरन की और साइनाइड की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसी बेसिस पे इसको कहा जाता है कि दो सॉल्ट्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस फेज एज वेल एज इन एक्वस फेज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर इसका लैब करना है तो थोड़ा सा इस तरह से आप कह सकते हैं, क्या आप एक कंटेनर ले लीजिए और उस कंटेनर में सॉल्वेंट डाल दीजिए, वाटर सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, और इसमें हमने डाल दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमने मान लो ले लेते हैं K4FeCN6, K4FeCN6 ये ले लेते हैं। देखिए जरा K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब सॉल्वेंट हमने ले लिया तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि आपको 4K प्लस मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, FeCN6 मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो याद कीजिएगा ये 4K प्लस FeCN6 4 माइनस है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये यूनिट जो है ये यूनिट कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स कभी डिसोसिएट नहीं होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे, ऐसे सॉल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होने पर, एक्वस फेज में जाने पर अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, अपनी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी उनकी सॉलिड फेज में होती है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी उनकी जब वो एक्वस फेज में आ जाते हैं तब भी होती है। ये आपका एक्वस फेज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। आगे हम डिस्कस करें अब इसको, तो ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, छोटे क्लास में पूछा जाता है, आपके 12th लेवल में, बट आपको जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको अलग से लिखनी चाहिए, अलग से मेंशन करनी चाहिए, जो आपके टारगेट लेवल का क्वेश्चन होगा। टारगेट लेवल का क्वेश्चन क्या होगा, पॉइंट टू रिमेंबर, पीटीआर में अगर आप देखिए तो आप कह सकते हो इन डबल सॉल्ट, इन डबल सॉल्ट आप पाएंगे आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होगा डबल सॉल्ट में आप देखेंगे। जबकि इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे भाई, जैसे हम आपसे कह दें K4FeCN6 है, K4FeCN6, इसको आप जब तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 4K प्लस FeCN6, 4 पॉजिटिव 4 माइनस, ये। अब इसको हम जनरली अगर दिखाएं नॉर्मल बिहेव में तो हम क्या बोलेंगे, आयरन, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn हो गया, ये Cn और ये Cn, इस तरह से। कितने हुए जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6, क्या 4 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कभी टूटता ही नहीं है, ये एज इट इज जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको ले चलते हैं टर्मिनोलॉजी की तरफ। टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं अब, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में याद रखिएगा कि इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टर्मिनोलॉजी के आगे आप सीख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आएगी, एक टर्म आएगा, बार बार आएगा, बिना उसके हम यूज ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें आएगा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादातर आप पाएंगे किसके, ज़्यादातर आप पाएंगे सेंट्रल मेटल एटम, वेरी सिंपल, दोज एलिमेंट whose charge density is high। ऐसा एलिमेंट जिसकी चार्ज डेंसिटी, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन भी है, आया हुआ है, दोज एलिमेंट whose चार्ज डेंसिटी इज हाई act as सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई हो। अब आप क्या कहेंगे, चार्ज डेंसिटी क्या बताए थे आपको, याद करो पी ब्लॉक में चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपान साइज, चार्ज अपान साइज, जिस पे चार्ज ज्यादा हो और साइज क्या हो, कम हो, साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यस, चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। और यस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, वहां चार्ज ज्यादा होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो +2 से लेकर के +7 तक, +2 से लेकर के +6 तक शो करने वाले हैं, जबकि यस ब्लॉक में तो ऐसा नहीं है, वो भी मेटल है। ऐसे हमारे यह ब्लॉक में भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता, लेकिन दिखाई देता है। तो वेरी सिंपल, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सेंट्रल मेटल एटम का काम करेंगे। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब उनकी साइज क्या हो, साइज कम हो, बताओ, और चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटिवली जब हम कंपेयर करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट में देखने को मिलती है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट act as सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ये आप देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक नहीं होते, ये हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल ये हम इतना समझते हैं कि जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, आगे और मीनिंग क्लियर होगी इसकी कि चार्ज डेंसिटी की मतलब क्या होगी। चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, क्या उसका उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ये आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरा, इस तरह से आप ये कह सकते हो, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा एक टर्म आता है लिगेंड। मतलब इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मिलने वाला नहीं है, लिगेंड्स का आपको पता होना चाहिए। लिगेंड्स क्या है भाई, लिगेंड्स क्या है जरा देखो। हम अभी आपको सिर्फ लिगेंड्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देते हैं। क्या, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ऐसे एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज नोन एज लिगेंड्स। ठीक है, उन्हीं को हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या, दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम which donate lone pair to central metal atom and form coordinate bond called ligands। ठीक है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो लोन पेयर को डोनेट करें, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हीं को हम नाम देते हैं लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड समझ में आ रहा है।
कहने का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को हम कैपिटल एम से दिखाएंगे और लिगैंड को हम लोग कैसे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे या एल एन से दिखाएंगे। ठीक है, एल से दिखा सकते हो आप, सिंपल सा। अब हमको दिखाना है क्या, एम सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये तो ये जो होगा यही क्या है, लिगैंड है, लिगैंड है ये। ठीक है, तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। सेंट्रल मेटल एटम को जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहा जाता है कि वहां पर ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हमेशा लिगैंड कहलाता है। तो ये लिगेंड्स हैं। अब देख ही रहे हैं कुछ क्या कहते हैं, बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अब देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो लिगेंड्स क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे और देखिए जरा कुछ बातें और इसमें हैं। जैसे ये क्या, जैसे सेंट्रल मेटल एटम, और भी बातें देख लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको लुईस एसिड कह सकते हैं, एक्ट एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ें तो आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है ये। अब इसी तरह से अगर आप लिगैंड की बात करें तो लिगैंड्स में क्या पाएंगे आप, लिगैंड आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अच्छा, आगे हम आपको बताएंगे कुछ लिगैंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करते हैं, बट अभी हम लिगैंड एक जनरल जो हमारे सिलेबस में है वो ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस। और जो लुईस बेस का बिहेव करते हैं, याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम लोग क्या कहते थे, न्यूक्लियोफाइल कहते थे। तो लिगैंड्स हो गए। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स ये होते हैं। लिगैंड्स की बहुत डिटेल लेक्चर चलेगा, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लिगैंड्स को, बट अभी तो हम लोग देख लेते हैं ये टर्मिनोलॉजी। तो दो टर्मिनोलॉजी हो गई, एक क्या हो गई, एक हो गया सेंट्रल मेटल एटम हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिगैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट अब आप चलिए जरा देखिए, तीसरा पॉइंट है, ये आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहते हो आप इसको, कभी कभी कोऑर्डिनेशन इंटाइटी भी कहते हो, इंटिटी कहते हो, कुछ कह लीजिए। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंटिटी, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहते हो। ये क्या है भाई, कुछ नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम along with ligand, ligands। सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड के साथ क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज क्या कहोगे आप, मान लेते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट है, हमने लगा दिया, इसमें मेटल हमने ले लिया और इसमें हमने लिगैंड ले लिया। लिगैंड कितने टाइम्स ले लिया, 4 टाइम्स ले लिया। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी जो यूनिट है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यही है कोऑर्डिनेशन
स्फीयर। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूनिट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा ही रहेगा, लिगैंड रहेगा, लिगैंड के कुछ नंबर रहेंगे, हम इसको 4 ना मान के हम x कह सकते हैं और भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होता है। चौथा जो टर्मिनोलॉजी है वो है आयनिक स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर। आयनिक स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। आयनिक स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप छोड़ दीजिए, तो जो दूसरे टर्म आएंगे उन सब को हम कहेंगे आयनिक स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर। कैसे? एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर other units are treated as ionic sphere और आयनाइजेशन स्फीयर। ये आप जानते हैं। जैसे हम आपसे कह देंगे M/L/X within square bracket all units are treated as coordination sphere, एक्सेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट या एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर अदर जो भी यूनिट्स आएंगी वो सब के सब आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएंगे या आयनिक स्फीयर कहलाएगा। ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर, ये भी आयनाइजेशन स्फीयर है। ये देखो, अब इसमें हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर इधर जब हम देखते हैं तो यहाँ हमको मैक्सिमम हमेशा कैटायन मिलता है। कैटायन, अगर ये कैटायन होगा तो ये पूरा का पूरा एनायन होगा, तो हम इसको काउंटर आयन भी कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इसमें हमेशा हमको एनायन मिलता है। तो अगर ये पार्ट एनायन हुआ, ये वाला पार्ट अगर एनायन हुआ तो ये वाला पार्ट कैटायन हुआ। ठीक है, ये एनायन तो ये कैटायन, इसलिए इसको हम काउंटर आयन भी कह सकते हैं। तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज हम लोग देख लिए हैं। उसमें हम लोगों ने देख लिया है क्या, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, आयनाइजेशन स्फीयर, सॉल्ट क्या होते हैं ये हम लोग देख लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कराएंगे और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग ले चलेंगे। थैंक यू।